नमस्कार दोस्तों। आज हम अर्थ की हिस्ट्री के एक ऐसे डीप डाइव पर चलने वाले हैं जो सच में किसी एपिक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। तो चलिए आज वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। थोड़ा नहीं, करीब 170 मिलियन ईयर्स यानी 17 करोड़ साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जहां इंसानों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था और राज चलता था धरती के सबसे विशालकाय और ताकतवर जीवों का। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि एक ऐसी प्रजाति जिसने हमारे प्लैनेट पर लगातार 170 मिलियन ईयर्स तक अपना दबदबा बनाए रखा, वो अचानक से वक्त के एक ही झटके में गायब कैसे हो गई। बिना किसी देरी के सीधे इस मिस्ट्री के अंदर चलते हैं और इस पूरी कहानी के राज खोलते हैं। वैसे क्या कभी आपने सोचा है कि ये डायनासोर शब्द आखिर आया कहाँ से? 1841 की बात है। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे रिचर्ड ओवेन। उन्होंने पहली बार इस टर्म का इस्तेमाल किया था। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डीनियोस जिसका मतलब है भयानक और साउरोस यानी छिपकली। तो बेसिकली एक भयानक छिपकली। हालांकि वक्त के साथ इनके बारे में हमारी समझ पूरी तरह बदल चुकी है। शुरुआती दौर में जब मेगालोसॉरस का फॉसिल मिला था तो उसकी बनाई गई ड्राइंग्स आज के मुकाबले बिल्कुल ही अलग थीं। और हाँ, ये मत सोचिए कि हमारी डिस्कवरीज खत्म हो चुकी हैं। पैलेंटोलॉजिस्ट आज भी हर साल ऑन एवरेज 45 नई डायनासोर स्पीशीज ढूंढ निकालते हैं। जैसे अभी हाल ही में चिली में एक बड़ा ही अजीब सा डायनासोर मिला जिसका नाम रखा गया स्टेगोरोज एलेंगैसिन, जिसकी पूंछ पर लिटरली एक ब्लेड जैसा वेपन लगा हुआ था। है ना कमाल? तो ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 230 से 240 मिलियन साल पहले। इस दौर को ट्रायसिक पीरियड कहते हैं। उस वक्त अर्थ पर आज की तरह अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। पूरा प्लैनेट एक सिंगल मैसिव सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे पैंगिया कहते थे। उस शुरुआती दौर में ईओरैप्टर जैसे छोटे छोटे डायनासोर्स उभरना शुरू हुए थे जो मुश्किल से 2 मीटर लंबे होते थे। उसके बाद सीक्वेंस में आए जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड्स, जिन्हें हम आगे थोड़ा और डिटेल में देखने वाले हैं, जब तक कि वो 66 मिलियन साल पहले वाला एस्ट्रॉइड इंपैक्ट नहीं हो गया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन एक सेकंड रुकिए, इन डायनासोर्स ने आखिर धरती पर अपना ये राज शुरू कैसे किया था? ट्रायसिक पीरियड के आखिर में यानी लगभग 201 मिलियन साल पहले उस सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया में दरारें पड़नी शुरू हुई और भयंकर वोल्केनिक एक्सप्लोजन्स हुए। इन ज्वालामुखियों से निकली ग्रीन हाउस गैसेस ने एक्सट्रीम ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर दी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। जो पुराने विशालकाय कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स थे ना, वो इस अचानक आए टेम्परेचर चेंज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन हमारे वार्म ब्लडेड डायनासोर्स इस बदलते मौसम को बेहतर झेल सकते थे। वो बच गए और उन्हें इस प्लैनेट को टेक ओवर करने का पूरा मौका मिल गया। अब जुरासिक पीरियड का नाम तो सबने फिल्मों में खूब सुना है। वहां उड़ने वाले आर्कियोप्टेरिक्स और बड़े बड़े टाइटैनोसॉरस थे। लेकिन सच कहूं तो असली धमाल उसके बाद शुरू हुआ था, जिसे हम द क्रिटेशियस एक्सप्लोजन कहते हैं। इस वक्त तक पैंजिया टूटकर लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में बढ़ चुका था। ये दौर डायनासोर्स की डाइवर्सिटी और डोमिनेंस का एब्सोल्यूट पीक था। नए नए फ्लावरिंग प्लांट्स उगरे थे और सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन घास यानी ग्रास सिर्फ 70 मिलियन साल पहले ही इवॉल्व हुई थी। इस दौर में 77 टन के जॉइंट आर्जेंटिनोसॉरस जमीन पर रूल कर रहे थे। 40 फुट लंबा एपेक्स प्रेडेटर टी-रेक्स घूम रहा था जिसका एक बाइट किसी भी चीज का चूरा बना सकता था। और ऑर्निथोमिमिड्स तो लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ते थे। लिटरली उनका कोई कंपटीशन ही नहीं था। अब यहाँ एक ऐसा फैक्ट है जो शायद आपका दिमाग हिला देगा। पॉप कल्चर और फिल्मों ने हमारे अंदर ये बात बिठा दी है कि टी-रेक्स वही उसी जुरासिक पीरियड का हिस्सा था। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। जुरासिक पीरियड के खत्म होने और पहले टी-रेक्स के जमीन पर आने के बीच पूरे 80 मिलियन साल का फासला है। जबकि ध्यान दीजिएगा, टी-रेक्स और हम इंसानों के आने के बीच सिर्फ 68 मिलियन साल का गैप है। इसका मतलब समझ रहे हैं? टेक्निकली हम इंसान टी-रेक्स के उस टाइम पीरियड के ज्यादा करीब हैं, बजाय उस जुरासिक पीरियड के जिसके नाम पर उस पे इतनी सारी ब्लॉकबस्टर्स बन चुकी हैं। माइंड ब्लोइंग, राइट? जिंदगी धरती पर अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन वो हुआ जिसने पूरी पिक्चर बदल दी। सिर्फ इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 100 टेराटन्स। आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले एक 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉयड स्पेस से करीब 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की टेरिफाइंग स्पीड से आता है और मेक्सिको के युकाटान पेनिनसुला पर टकराता है। इस इंपैक्ट से जो एनर्जी निकली ना, वो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे एटॉमिक बॉम्ब से 1 बिलियन गुना ज्यादा थी। और ये 100 टेराटन्स का जोरदार विस्फोट, ये तो बस तबाही की एक छोटी सी शुरुआत थी। टक्कर का इमीडिएट असर इतना भयानक था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। टकराते ही इंस्टेंटली एक 180 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर बन गया।
उस इम्पैक्ट साइट के हजारों किलोमीटर के दायरे में जो भी जानवर थे वो उस झुलसा देने वाली गर्मी से एक ही पल में जिंदा पक गए। सिर्फ वही छोटे जीव बचे जो जमीन के बहुत नीचे या पानी के अंदर छुप गए थे। जरा सोचिए, इस इम्पैक्ट ने समुंदर में 2 किलोमीटर ऊंची सुनामी की लहरें पैदा कर दी। भयंकर शॉकवेव्स, डेडली हीट पल्सेस और पूरी दुनिया के जंगलों में एक साथ आग लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे धरती अचानक नर्क बन गई हो। लेकिन सच कहूं तो वो आग और सुनामी तो सिर्फ पहला झटका था। असली मौत आई थी एक बहुत ही दर्दनाक डोमिनो इफेक्ट के रूप में। टक्कर से उड़ी धूल और गर्म राख ने पूरी अर्थ को आसमान से ढांप लिया। पूरा 1 साल गुजर गया और सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंची ही नहीं। पूरा प्लैनेट एक न्यूक्लियर विंटर में चला गया और अगले 3 साल तक ग्लोबल टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पर अटका रहा। बिना धूप के फोटोसिंथेसिस पूरी तरह रुक गया और सारे पेड़ पौधे मर गए। जब पेड़ ही नहीं बचे तो उन्हें खाने वाले हर्बीवोर डायनासोर्स भूखे मरने लगे, और जब वो खत्म हुए तो उनका शिकार करने वाले कार्निवोर्स के पास भी कुछ नहीं बचा। एक ही एस्ट्रॉयड ने पूरी की पूरी ग्लोबल फूड चेन को तिनका तिनका करके बिखेर दिया था। इस मैसिव डिजास्टर का नतीजा ये निकला कि इस इवेंट के बाद 25 किलो से ज्यादा वजन वाला कोई भी 4 पैर वाला जमीनी जीव जिंदा ही नहीं बचा। अर्थ की लगभग 75% प्रजातियां एक ही बार में वाइप आउट हो गईं। लेकिन दोस्तों, यही डिस्ट्रक्शन कुछ और छोटे जीवों के लिए एक सुनहरा मौका बनकर आया। जो छोटे मैमल्स, लिजर्ड्स और टर्टल्स मरे हुए जीवों या फंगस को खाकर जिंदा रह सकते थे, वो अब आखिरकार अपनी गुफाओं और बिलों से बाहर आने लगे। डायनासोर्स के जाने से जो एक बहुत बड़ी जगह खाली हुई थी, उसने इन मैमल्स के इवोल्यूशन का रास्ता साफ कर दिया। और सच पूछें तो यही वो बायोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी थी जिसकी वजह से आगे चलकर हम इंसानों का अस्तित्व इस दुनिया में संभव हो पाया। वैसे एक सच्चाई ये भी है कि डायनासोर्स पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। ये सुनकर थोड़ा फनी जरूर लग सकता है, लेकिन जमीन पर चलने वाले विशालकाय डायनासोर्स तो मारे गए, पर इनके फ्लाइंग कजिन्स यानी उड़ने वाले डायनासोर्स का एक बहुत ही छोटा हिस्सा बच निकलने में कामयाब रहा। उन्होंने वक्त के साथ खुद को अडैप्ट किया, बदला, और आज उन्हें हम प्रैक्टिकली हर जगह देखते हैं। जी हां, आज के पक्षी यानी बर्ड्स उन्हीं डायनासोर्स के डायरेक्ट वंशज हैं। जेनेटिक स्टडीज ने तो यहां तक प्रूव किया है कि उस टेरिफाइंग जायंट एपेक्स प्रेडेटर टी-रेक्स का आज की डेट में सबसे करीबी रिश्तेदार एक मुर्गी है या फिर ऑस्ट्रिच है। एवोल्यूशन का इससे बड़ा मजाक भला और क्या हो सकता है। अब यहाँ दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल जरूर उठ रहा होगा कि हमें ये सारी इतनी प्रिसाइज और एक्यूरेट डिटेल्स आखिर मिली कहाँ से। इसका जवाब मिलता है धरती के अंदर ही छुपे जियोलॉजिक फिंगरप्रिंट से। जमीन की गहरी परतों में दुनिया भर में इरिडियम का एक बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन पाया गया। अब इरिडियम धरती पर तो नेचुरली बहुत रेयर है, लेकिन एस्ट्रॉइड्स में ये भरपूर मात्रा में मिलता है। जब इस इरिडियम लेयर की एग्जैक्ट कार्बन डेटिंग की गई तो वो 0.66 मिलियन साल पुरानी निकली, और बची कुची कसर पूरी कर दी युकैटन पेनिनसुला में दबे उस ह्यूज क्रेटर ने, और वहां मिले खूबसूरत मैक्सिकन सिनोटेस यानी पानी से भरे सिंक होल्स ने। ये सिंक होल्स बिल्कुल उसी क्रेटर की रिंग शेप को ट्रेस करते हैं जहां वो एस्ट्रॉइड टकराया था। एकदम परफेक्ट एविडेंस। ये सारी तबाही की कहानी सुनकर एक बार तो दिल में डर बैठ ही जाता है कि क्या आज ऐसा कुछ वापस हो सकता है। तो इस नंबर पर थोड़ा गौर कीजिए, 28,000। आज की डेट में हमारे सोलर सिस्टम में नासा लगभग 28,000 नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स को लगातार ट्रैक कर रहा है। ये वो पत्थर हैं जो अर्थ के रास्ते के आसपास आते जाते रहते हैं, और इनमें से करीब 800 तो ऐसे हैं जिनका साइज 1 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। ये सुनकर शायद किसी का भी पसीना छूट जाना बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन ठहरिए, ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हम डायनासोर्स थोड़ी ना है जो चुपचाप आसमान की तरफ देखते रहेंगे। हमारे पास एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी और सॉलिड साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं। 2022 की ही बात ले लीजिए, नासा के डार्ट मिशन यानी डबल एस्ट्रॉइड डायरेक्शन टेस्ट ने सक्सेसफुली एक स्पेसक्राफ्ट को एक एस्ट्रॉइड से जाकर टकराया। इस मिशन ने पहली बार प्रूव कर दिया कि अगर आगे चलकर धरती की तरफ कोई ऐसी चट्टान आती दिखी तो हम उसके रास्ते को टेक्निकली ऑल्टर कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन बदल सकते हैं। आसमान से आने वाले किसी अचानक खतरे के आगे अब हम पूरी तरह हेल्पलेस नहीं है। पर हकीकत तो कुछ और ही है। हमें ऊपर से आने वाले पत्थरों से कहीं ज्यादा खतरा खुद जमीन पर मौजूद एक और चीज से है। डायनासोर्स की तबाही अर्थ की 5th मास एक्सटिंक्शन थी, पर आज दुनिया भर के साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारी अपनी हरकतों की वजह से धरती पर 6th मास एक्सटिंक्शन शुरू हो चुकी है, जिसे दी होलोसीन एक्सटिंक्शन कहते हैं। आज का एस्ट्रॉइड कोई आसमानी पत्थर नहीं है। आज का एस्ट्रॉइड है हमारी डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की बेहिसाब स्पीड। आज नॉर्मल नेचुरल एक्सटिंक्शन के मुकाबले प्रजातियां 100 से 1000 गुना ज्यादा तेजी से खत्म हो रही हैं।
हजारों मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स या तो कंप्लीटली एंडेंजर्ड हैं या फिर हम इंसानों के हाथों हमेशा के लिए वाइप आउट हो चुके हैं। अब खतरा इतना बड़ा है तो ग्लोबली कुछ बेहद ज़रूरी और एक्सट्रीम कदम उठाए जा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है 2020 का पेरिस स्टाइल बायोडाइवर्सिटी प्लान। इस प्लान का गोल बहुत क्लियरली डिफाइंड है। 2030 तक दुनिया के 30% लैंड और ओशंस को स्ट्रिक्ट प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया जाए और ग्लोबल पोल्यूशन को सीधा आधा कर दिया जाए। साइंटिस्ट ने तो यहाँ तक प्रपोज किया है कि हमें अपने एक्सटिंक्शन रेट को साल भर में सिर्फ 20 प्रजातियों तक लिमिट करना ही पड़ेगा, वरना ये पूरा इकोसिस्टम किसी कार्ड के घर की तरह कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर दूसरे जानवर और पेड़ पौधे खत्म हो गए तो हम इंसानों का अस्तित्व भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो चलिए अब इस पूरे कहानी को एक जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में रख कर देखते हैं। डायनासोर्स ने इस प्लेनेट पर लगभग 174 मिलियन ईयर्स तक अपना एक तरफा राज चलाया था, और दूसरी तरफ डेटा और साइंस बताता है कि हम इंसानों का ओरिजिन अफ्रीका में सिर्फ 300,000 साल पहले हुआ है। इन दोनों का फासला देख रहे हैं आप? डायनासोर्स ने इस दुनिया में हमसे लगभग 600 गुना ज्यादा लंबा वक्त गुजारा है। हमारे एग्जिस्टेंस इस प्लैनेट के मैसिव इतिहास में महज 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से भी छोटी है। और यही कंपैरिजन हमें इस डीप डाइव के एक आखिरी और सबसे प्रोवोकेटिव सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या हम इंसान अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर, उन्हें सुधारकर डायनासोर्स के उस 174 मिलियन ईयर्स के माइंड ब्लोइंग सर्वाइवल रिकॉर्ड को कभी बीट कर पाएंगे? या फिर जो तबाही हम आज जाने अनजाने में इस धरती पर मचा रहे हैं, उसके चलते हम अपना पहला मिलियन साल पूरा करने से पहले ही खुद अपना नामो निशान मिटा देंगे? जवाब हमारी अपनी चॉइसेस और हमारे आने वाले कलेक्टिव एफर्ट्स पर टिका है। आज की इस कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस सोचते रहिए और समझते रहिए।